चलिए, तो अब हम बात करते हैं सेकेंड टॉपिक की, ड्यूरिंग द पोस्ट मॉडर्न पीरियड के जो हम फॉरेन इन्वेजन पढ़ रहे हैं उसमें। तो अब हम बात कर रहे हैं इंडो पार्थियंस यानी हिंद पार्थियंस, जो मैं बता चुका हूँ कि जिन्हें हम साथ में किस नाम से जानते हैं। भारतीय साहित्य में, इंडियन लिटरेचर में इन्हें कहा गया है पहलब। ध्यान रखिएगा, पहलब किसे कहा जाता था, पार्थियंस को या पहलब पार्थियंस को। क्लियर। तो मैंने अभी नक्शा जो बनाया था उसमें आप लोगों को बताया था कि पार्थियंस का जो एरिया था वो भारत के उत्तर पश्चिम में, और अगर हम बात करें तो जो बैक्टीरियंस थे उनके साउथ में आता था, और अगर हम बात करें सेल्यूसिड एम्पायर की तो उनके ईस्ट में आया करता था। तो वो नक्शे में आप लोग देख सकते हैं कि पार्थियंस का जो बेसिकली किंगडम थी वो कहाँ पर थी। अब देखिए एक्चुअल में क्या है कि पार्थियंस के जो हिस्ट्री के एविडेंस है वो उतने क्लियर नहीं हो पाते हैं, इसलिए उनके बारे में एकदम सटीक जो इन्फॉर्मेशन है वो इतिहास में उपलब्ध नहीं है, हिस्ट्री में उपलब्ध नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम कुछ डिस्कशन करें पार्थियंस के बारे में तो आप लोग देखिएगा कि पहलवों के हाथ में जो सत्ता आई है, जो उनके हाथ में जो पावर आई है वो कब से आई है, किस समय से आई है। क्लियर। तो सबसे पहली बात तो आप लोग पता है कि इस पूरे रीजन पर, इस पूरे एरिया पर जो नियंत्रण हुआ करता था वो किसका हुआ करता था, वो हुआ करता था सेल्यूसिड एम्पायर का। तो ये बात हमें पता है, SELESUCIED, सेल्यूसिड एम्पायर, यानी कि सेल्यूकस निकेटर का जो साम्राज्य था उन्हीं लोगों का क्या हुआ करता था, यहाँ पर शासन हुआ करता था। सेल्यूसिड एम्पायर यहाँ पर चला करता था। सेल्यूसिड एम्पायर के जो रूलर हुए जिनका नाम था एंटियोकस सेकेंड। एंटियोकस सेकेंड के समय पर पार्थिया के जो गवर्नर हुआ करते थे जिनका नाम था आर.के. सीज। समझ गए। तो ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड ऑफ एंटियोकस सेकेंड हु वाज द रूलर ऑफ सेल्यूसिड एम्पायर, द गवर्नर ऑफ पार्थिया वाज आर.के. सीज। क्या नाम था, आर.के. सीज। ARSACEAC, आर.के. सीज। तो उनके समय पर जो गवर्नर हुए वो कौन हुए, आर.के. सीज। और आर.के. सीज ने सेल्यूसिड एम्पायर के अगेंस्ट में क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया। बात पहले भी बता चुका हूं। तो इस विद्रोह के बाद पार्थिया जो है वो सेल्यूसिड एम्पायर से क्या हुआ है, स्वतंत्र हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया और अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में उभर कर सामने आया। आर.के. सीज की अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो वो था 247 से लेकर 217 बिफोर क्राइस्ट। क्लियर। इसके बाद आर.के. सीज के बाद इस डायनेस्टी के जो पावरफुल रूलर्स हुए, जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हुए या जो अन्य रूलर्स हुए, इनके बाद इनका पुत्र आया जिसका नाम था आर.के. सीज सेकेंड, और उसके बाद कई सारे रूलर्स रूल करने के लिए इस डायनेस्टी में हुए। अगर हम महान शासकों की बात करें तो इस वंश के जो इंपॉर्टेंट या काफी जो महान शासक है वो माने जाते हैं मिथ्रेडाइट्स। किसे माना जाता है, मिथ्रेडाइट्स या मिथ्रेडेट्स। इस वंश के कुछ महान शासक हुए। देखिए मिथ्रेडेट्स की अगर हम बात करें, मिथ्रेडेट्स, तो ये दो रूलर्स हुए हैं मिथ्रेडेट्स नाम से, मिथ्रेडेट्स फर्स्ट एंड मिथ्रेडेट्स सेकंड, जो महानतम रूलर्स हुए इस वंश के। ऐसा माना जाता है कि ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड ऑफ मिथ्रेडेट्स पार्थियंस इन्वेड इन इंडिया। तो भारत में पार्थियंस ने जो इन्वेजन किया वो किसके समय पर किया था, मिथ्रेडेट्स के ड्यूरेशन के समय पर, इन 168 बिफोर क्राइस्ट। तो ध्यान रखिएगा, भारत पर पार्थियंस की ओर से आक्रमण करने वाला जो रूलर था वो था मिथ्रेडेट्स फर्स्ट। कब हुआ था, 168 बीसी में। तो हमारे लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है, फिर भी हमने ये पॉइंट इसको ध्यान में रखना है। किसके समय पर भारत पर आक्रमण हुआ, मिथ्रेडेट फर्स्ट के समय पर। कब हुआ, 168 बीसी में। इन्होंने पहले तो बैक्ट्रिया को अपने कंट्रोल में किया, पार्थिया, उसके बाद भारत का जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन था, कश्मीर वाला एरिया जो था, उसको अपने नियंत्रण में किया। क्लियर। देखिए जब बैक्ट्रियंस ने भारत पर हमले किए ना, उसी के बाद पार्थियंस ने हमले किए। पहले बैक्ट्रियंस आए, उसके बाद पार्थियंस आए। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इस वंश का जो महानतम शासक हुआ है, अंतिम जो महानतम शासक हुआ है, उसका नाम था गोंडो फर्नीस। तो लास्ट इंपोर्टेंट रूलर का नाम रखिए, ध्यान रखिएगा, गोंडो NEAC। गोंडो फर्नीस इज द लास्ट फेमस या इंपोर्टेंट या ग्रेट रूलर ऑफ द इंडो पार्थियन डायनेस्टी। और इतिहासकार ऐसा मानते हैं, अच्छा इन्होंने भारत पर लगभग 25 ईयर तक रूल किया था। गोंडो फर्नीस का जो रूलिंग था भारत पर वो लगभग कितने सालों तक चला,
25 वर्षों तक। और अनेक विद्वानों का, अनेक इतिहासकारों का यह मानना है कि ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड ऑफ गोंडोफर्नीज एक सेंट थॉमस नामक एक ईसाई जो धर्म प्रचारक थे वो इंडिया आए थे और उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार किया था। तो ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ गोंडोफर्नीज एन ईसाई मिशनरी, इसका नाम है सेंट थॉमस, सेंट थॉमस विजिटेड टू इंडिया या केम इन इंडिया। समझ गए ना, क्यों ईसाई धर्म के प्रचारक भारत में आए थे? तो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए। समझ गए ना, फॉर द एक्सपांसन ऑफ ईसाई रिलीजन। तो ईसाई जो क्राइस्ट रिलीजन होता है उसको एक्सपांड करने के लिए सेंट थॉमस किसके समय पर भारत आए थे? गोंडोफर्नीस के समय पर। अब हम अगर बात करें आफ्टर गोंडोफर्नीस, जो बाकी जो रूलर्स आए वो उनमें एक यूनिटी नहीं रही और वो आपस में सत्ता के लिए आपस में झगड़ने लगे, युद्ध होने लगे उनमें। और फाइनली जो पार्थियन एम्पायर था वो धीरे धीरे वीक होने लगा, कमजोर होने लगा। और धीरे धीरे बाद में जो जैसे हम पढ़ेंगे कुषाण डायनेस्टी या कुषाण वंश, कुषाणों के लगातार आक्रमणों के कारण कंटिन्यूअस कुषाणों ने इनके ऊपर आक्रमण किए और फिर जो पार्थियंस थे उनका क्या हो गया? पतन हो गया। तो ड्यू टू द कुषाण इन्वेजन, इसके अलावा सीथियंस यानी शकों के भी आक्रमण हुए। इसके बाद ये पार्थियंस का क्या हुआ? यहाँ से खात्मा हो गया, पतन हो गया। क्लियर? तो इतनी बात ध्यान रखिएगा। ये था सेकेंड टॉपिक जिसका नाम था इंडो पार्थियंस। अब हम बात करेंगे सीथियंस के बारे में या शकों के बारे में। चलिएगा, तो अब हम बात करेंगे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हुए तीसरे इन्वेजन की, तीसरे आक्रमण की, या थर्ड नंबर पे जो इन्वेजन हुए उनके बारे में। तो देखिए, हमने अभी तक जो डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है किसके बारे में? इंडो ग्रीक्स, जिनको हम बोल सकते हैं इंडो बैक्टीरियंस, और दूसरे नंबर पे आए इंडो पार्थियन, जिनको हम बोलते हैं पार्थियंस या पहलब। इंडियन लिटरेचर में उन्हें जाना जाता है पहलब के नाम से। ठीक है, अब जो तीसरे नंबर पे इन्वेजन हुए इस पीरियड में वो हुए शकों के। तो ध्यान रखिएगा, तीसरा जो टॉपिक आता है वो आता है शक आक्रमण या शकों के आक्रमण या शक इन्वेजन। क्लियर? शक जो जनजाति थी या जो शक जो लोग थे, साथ में इन्हें हम सीथियन के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वन मोर नेम, शक इज आल्सो नोन एज सीथियंस। शकों को ही क्या कहा जाता है? सीथियंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, अगर हम बात करें शक जनजाति की, तो ये एक प्रकार की घुमक्कड़ जनजाति थी। एक प्रकार की ऐसी जनजाति थी जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होती रहती थी, यानी घूमते रहते थे। एक प्रकार से नोमैडिक लोग थे, यानी बंजारे टाइप के लोग थे। ये जो जनजाति थी, इनका जो ओरिजिन प्लेस जो था, जो मूल स्थान था, वो सेंट्रल एशिया में जो सरदारिया नदी है, सरदारिया नदी की जो घाटी का क्षेत्र है, उसके उत्तरी क्षेत्र में ये लोग रहा करते थे। तो ओरिजिन प्लेस जो होगा वो होगा सरदारिया रिवर। तो सरदारिया रिवर वाला जो क्षेत्र है, सरदारिया रिवर वैली, तो सरदारिया नदी घाटी का जो क्षेत्र था उसके नॉर्दर्न हिस्से में ये लोगों का निवास स्थान हुआ करता था या ओरिजिन प्लेस हुआ करता था। किन लोगों का? शक ट्राइब, शक जनजाति या सीथियंस का। क्लियर? तो ओरिजिन प्लेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इन्होंने भारत पर क्यों हमला किया, भारत पर क्यों आक्रमण किया, उसको समझ लेते। तो आप लोग बस इतना ध्यान रखिएगा, इन 165 BC, ड्यूरिंग द 165 BC, 165 BC के लगभग चीन के उत्तर पश्चिम में निवास करने वाली, नॉर्थ वेस्ट में निवास करने वाली एक जनजाति जिसका नाम था यूची। समझ गए? चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में निवास करने वाली एक ट्राइब जिसका नाम क्या हुआ करता था? यूची। यूची ने हमला किया किसके ऊपर? यूची अटैक्ड ऑन शक। यूची ने किसके ऊपर अटैक किए, हमले किए? शकों के ऊपर। इनका मूल स्थान क्या हुआ करता था? चाइना का नॉर्थ वेस्टर्न एरिया। इन्होंने हमले किए शकों के ऊपर। इन्होंने क्यों हमले किए? क्योंकि इनके ऊपर जो हमले हुए, इनके ऊपर जो अटैक हुए, वो हुए किसके? हूणास के। तो हूण एक अत्यंत बर्बर, अत्यंत बारबेरियन ट्राइब के रूप में जानी जाती थी। हूण जो चीन के नॉर्थ में
मंगोलिया के निवासी थे। तो मंगोलिया की एक बहुत ही अत्यंत बर्बर जनजाति हुआ करती थी, कौन? हुण। हुणों ने किसके ऊपर हमले किए? यूची के ऊपर। तो हुणों ने हमले किए किसके ऊपर? यूची के ऊपर। इसलिए यूची ने हमले किए किसके ऊपर? शकों के ऊपर, समझ गए। और शक अपना मूल स्थान जो ओरिजिन प्लेस था उसको छोड़कर उसको वहां से उसको माइग्रेट करके क्या हुए? आगे पूर्व की ओर बढ़े, ईस्ट की ओर बढ़े, समझ गए। या जो हिंदू कुश का जो रीजन था, समझ गए, हिंदू कुश होते हुए भारत की ओर आए। जब ये भारत की ओर आए तो उस समय पर वहाँ उस रीजन में जो रूलिंग करने वाले लोग थे वो थे कौन से? तो वो हम पढ़ चुके हैं, जैसे बैक्टीरियंस। तो इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया के ऊपर हमला किया। बैक्टीरियन जो एम्पायर था उसको क्या किया? नष्ट किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वो भी हमने डिस्कस कर चुके। इसके बाद इन्होंने पार्थियंस के ऊपर अटैक किए, पार्थियंस पे हमले किए। पार्थियंस पे जब हमले हुए या पार्थियंस के साथ जब इनका युद्ध हुआ तो पार्थियंस ने इन्हें युद्ध में पराजित कर दिया और इन्हें वहां से दूर जाना पड़ा। बोलन दर्रे से होते हुए ये लोग जो है सिंध वाले क्षेत्र में पहुंच गए। बोलन दर्रे से होते हुए पाकिस्तान का जो सिंध प्रदेश है वहां पर ये पहुंच गए और सिंध को ही इन्होंने अपनी पावर का, अपनी शक्ति का क्या बना लिया? केंद्र बना लिया, सेंटर बना लिया सिंध से ही। तो ध्यान रखिएगा, भारत में आने के बाद शकों का जो प्लेस बना, जो स्थान बना जहां पर ये स्थापित हो गए, बस गए, वो कौन सा था? सिंध। इनिशियली ये भारत में कहां पर आकर बस गए? सिंध वाले क्षेत्र में, समझिए, सिंध जो पाकिस्तान में। अब क्या हुआ? यहीं से इन्होंने भारत के जो डिफरेंट एरियाज थे उनके ऊपर हमले करना शुरू करे और उनको जीतना शुरू किया। तो जैसे कि हम बात करें मथुरा, उज्जैन, सौराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, इन रीजन्स पर शकों ने हमले किए और उन्हें अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया। कहाँ से? सिंध से। क्लियर। देखिए शकों ने क्या किया? मथुरा पर भी हमला किया और मथुरा को भी अपने साम्राज्य का क्या कर लिया? केंद्र बना लिया। तो मथुरा को उन्होंने शुंगों से प्राप्त किया। उस समय, जिस समय की बात हो रही है, उस समय भारत पर किसका शासन चला करता था? शुंगों का। तो शुंगों के समय उन्होंने मथुरा को अपने कब्जे में लिया। तो शुंगों का शासन मथुरा तक था और मथुरा से किसका शासन शुरू हो जाता था? शकों का। ये हमने शुंग डायनेस्टी में डिस्कस किया होगा। शुंगों के सबसे मोस्ट जो प्रतिद्वंदी थे, समझ गए ना, वो कौन हुआ करते थे? शक। शुंगों के सामने सबसे बड़े जो दुश्मन हुआ करते थे वो कौन थे? शक। अब देखिए आगे, शकों ने भारत में 2 ब्रांचेस बनाई। वो भारत में कितनी ब्रांचों में बढ़ गए? 2 ब्रांचों में। शकों की सबसे फेमस जो टाइटल हुआ करती थी वो हुआ करती थी क्षत्रप। जैसे हम इंडिया के जो रूलर्स हुआ करते थे वो सम्राट या चक्रवर्ती सम्राट, इस तरह के टाइटल लिया करते थे। इन लोगों की जो उपाधि हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी? क्षत्रप या महाक्षत्रप। क्षत्रप या महाक्षत्रप फेमस टाइटल हुआ करता था। तो इन लोगों ने क्या किया? भारत में 2 ब्रांचों में ये लोग डिवाइड हुए, समझ गए ना। एक नॉर्दर्न क्षत्रप और दूसरा वेस्टर्न क्षत्रप। एक उत्तरी क्षत्रप और दूसरे कौन से? पश्चिमी क्षत्रप। नॉर्दर्न क्षत्रप यानी कि नॉर्थ में जो शक एम्पायर था उसका जो मेन सेंटर हुआ करता था वो हुआ करता था तक्षशिला और मथुरा। नॉर्दर्न क्षत्रप के इंपॉर्टेंट जो सेंटर हुआ करते थे वो हुआ करते थे कौन कौन से? मथुरा और तक्षशिला उत्तर में, समझ गए ना। मथुरा इन्होंने शुंगों से प्राप्त किया था। फिर वेस्टर्न क्षत्रप की अगर हम बात करें तो पश्चिमी क्षत्रप में इनके जो मेन सेंटर हुआ करते थे वो हुआ करते थे उज्जैन और नासिक। उज्जैन और नासिक क्षत्रपों का मेन सेंटर हुआ करता था वेस्टर्न रीजन में। अब आप लोगों ने पढ़ा है शुंग डायनेस्टी, तो मैंने वहां पे आप लोगों को बताया था कि पुष्यमित्र शुंग ने अपनी कैपिटल को पाटलिपुत्र नहीं बनाया, उसने अपनी कैपिटल विदिशा बनाई। विदिशा बनाने के पीछे का बेसिक जो रीजन था वो ये था कि वो उज्जैन या अवंती जो महाजनपद थी उसको नियंत्रण कर सके, उसको अपने कंट्रोल में रख सके। क्योंकि उज्जैनी के ऊपर या उज्जैन के ऊपर या अवंती के ऊपर फॉरेनर्स के जैसे शकों के या यवनों के आक्रमण हुआ करते थे। ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें तो इस तरह से उन्होंने अपने सेंटर बनाए, कई हमले किए और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अगर हम बात करें उज्जैन के क्षत्रपों की, कहाँ के क्षत्रपों की? अगर उज्जैन के क्षत्रपों की बात करें, उज्जैन के क्षत्रप, तो उज्जैन के क्षत्रपों में जो फर्स्ट क्षत्रप हुए हैं उनका नाम है चेष्टन। उज्जैन के पहले जो शक शासक हुए हैं उनका नाम क्या हुआ है? चेष्टन। क्लियर, ध्यान रखिएगा। दूसरे जो रूलर हुए हैं उज्जैन के या जो दूसरे शक शासक हुए हैं अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे, तो सेकंड जो रूलर थे शकों के वो थे नंद
राज। क्या नाम हुआ करता था उनका? जय दामन। नंदराज ने किया था, जय दामन। जय दामन सेकेंड। और सबसे खास चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है थर्ड शक रूलर ऑफ उज्जैन, जिनका नाम था रुद्रदामन, जिनके ऊपर से क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रूलर थे वो कौन से थे? रुद्रदामन, जिनका टाइम ड्यूरेशन, जिनका रूलिंग जो पीरियड रहा वो रहा 130 से 150 एडी के अप्रोक्स। किसने रूल किया? रुद्रदामन ने। अब रुद्रदामन के समय की कुछ इंपॉर्टेंट, अगर हम इवेंट्स की बात करें, कुछ खास घटनाओं की बात करें, तो रुद्रदामन ने अपने खुद के निजी, अपने खुद के जो कोष होता है, अपना खुद का जो कोष था, अपने खुद का जो धन था, पैसा था, उसके द्वारा मौर्य पीरियड में बनी हुई जो सुदर्शन लेक है सौराष्ट्र या गुजरात के गिरनार हिल पर, गिरनार क्षेत्र पर जो सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी, उसका उन्होंने क्या किया, उसके जो बांध थे, उसके जो डैम थे, उसका क्या किया? पुनर्निर्माण कराया, रिनोवेशन कराया, उसका जीर्णोद्धार कराया। तो ही रिनोवेट सुदर्शन लेक। सुदर्शन लेक इस सुदर्शन लेक की बात की जाए तो ये कहाँ पर है? ये है सौराष्ट्र या गुजरात के गिरनार हिल पर। दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाई गई सुदर्शन झील का रिनोवेशन या जीर्णोद्धार कराने वाले जो शासक थे, उनका नाम क्या हुआ करता था? रुद्रदामन। रुद्रदामन जो शक वंश के सबसे प्रतापी या महान शासक थे के रूप में उन्हें जाना जाता है। रुद्रदामन ने अपने साम्राज्य का विस्तार दूर दूर तक किया। जैसे उन्होंने मथुरा, उज्जैन के अलावा अगर हम बात करें तो सौराष्ट्र, पंजाब, पाकिस्तान के सुदूर इलाके, वहां तक उनका साम्राज्य क्या रहा? विस्तारित रहा। रुद्रदामन को संस्कृत भाषा का अलंकृत प्रकांड पंडित के रूप में भी जाना जाता है। तो उन्हें उनके समय पर साहित्य का और संस्कृत भाषा का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, काफ़ी विकास हुआ। अच्छा, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, जब उन्होंने रिनोवेट कराई थी इस लेक को, तो वहाँ पर एक पिल्लर भी बनवाया था, जिसे हम बोलते हैं रुद्रदामन का पिल्लर या रुद्रदामन इंस्क्रिप्शन। रुद्रदामन का जो अभिलेख था वो उन्होंने कहाँ पर बनवाया था? गुजरात के जूनागढ़ में, जब उन्होंने इस लेक का पुनर्निर्माण कराया। और वो जो इंस्क्रिप्शन था वो भारत का पहला संस्कृत में लिखा गया सबसे हाईएस्ट या सबसे बिगेस्ट इंस्क्रिप्शन था। ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले भी, तो ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये संस्कृत भाषा के एक काफ़ी एक्सपर्ट थे, काफ़ी प्रकांड पंडित के रूप में इन्हें जाना जाता है। संस्कृत भाषा का जो पहला नाटक था वो भी रुद्रदामन के द्वारा ही क्या किया गया था? लिखा गया था। समझ गए? इस तरह से ध्यान रखिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और जो शकों के ऊपर से पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम में, वो ये है कि उज्जैन के शकों के आक्रमण जब होना शुरू हुए तो उज्जैन के जो एक नेटिव रूलर हुआ करते थे, एक देसी शासक हुआ करते थे, जिन्होंने शकों को पराजित किया था। तो शकों को हराने वाले एक शासक हुआ करते थे उज्जैन के, जिनका नाम था विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य नामक रूलर ने शकों को जब पराजित किया तो इस विजय के उपलक्ष्य में, इस विक्ट्री के बिहाफ में उन्होंने एक इरा शुरू की, एक संवत शुरू किया। समझ गए? तो उज्जैन के एक रूलर ने जब शकों को पराजित किया फर्स्ट टाइम पे, तब उन्होंने वहां पर एक इरा शुरू की जिसको हम बोलते हैं विक्रम इरा। तो ध्यान रखिएगा, विक्रम इरा शुरू करने वाले जो रूलर हुआ करते थे वो उज्जैन के ही शासक थे, जिनका नाम था विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य नामक शासक ने विक्रम इरा शुरू की थी लगभग 57 बीसी में। तो 57 बीसी में विक्रम इरा शुरू की गई थी उज्जैन के रूलर के द्वारा, क्योंकि शकों को पराजित किया इसके उपलक्ष्य में। बाद में ये टाइटल इतना फेमस हुआ, इतना प्रसिद्ध हुआ विक्रमादित्य, क्योंकि उसके शब्द का मतलब होता है वीरता का सूर्य। समझ गए ना, वेलर ऑफ द सन। तो बाद में ये टाइटल इतना फेमस हुआ कि भारत के 14 इंडियन ऐसे रूलर्स थे, 14 ऐसे शासक थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो अगर कोई रूलर, ऐसी परंपरा होगी, अगर कोई रूलर फॉरेनर्स को, विदेशियों को या शकों को पराजित करता था तो वो अपने नाम के आगे विक्रमादित्य की उपाधि को लगाना सम्मान मानता था। भारत का जो 14 या लास्ट जो रूलर था जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, वो 1556 में जब पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा जा रहा था, तो लड़ने वाले जो रूलर थे जिनका नाम था हेमचंद्र हेमू उर्फ विक्रमादित्य। तो हेमचंद्र हेमू विक्रमादित्य
वो अंतिम शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्लियर? तो इतना ही चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना है शकों के बारे में। शकों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। समझ गए ना? नॉर्दर्न क्षत्रप एंड वेस्टर्न क्षत्रप आप लोगों को ध्यान में रखना है। धीरे धीरे क्या हुआ कि शकों का जो दमन है, शकों का जो डिमोलाइजेशन है, वो कैसे हुआ, उस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अत्यधिक विस्तार होने के बाद शकों का जब एक्सपांसन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तब गुप्त पीरियड में एक काफ़ी पॉपुलर या फेमस रूलर हुए जिनका नाम था चंद्रगुप्त सेकेंड, चंद्रगुप्त द्वितीय पूरा नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों की जो सत्ता थी, शकों की जो पावर थी, उसे उज्जैन के अलावा जो भी वेस्टर्न एरिया था वहाँ से, सौराष्ट्र से और उज्जैन से शकों को पूरी तरह से क्या किया, खदेड़ दिया गया। और उसके बाद धीरे धीरे शकों का दमन भारत से समाप्त हो गया, शकों का दमन कंप्लीटली हो गया। तो ध्यान रखिएगा, शकों को भारत से समाप्त करने में, खदेड़ने में सबसे बड़ा योगदान जो जाता है वो किसको जाता है? चंद्रगुप्त सेकेंड या चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। पूरा नाम क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, भारत में शकों के साम्राज्य को समाप्त करने वाले रूलर कौन हुए? गुप्त डायनेस्टी के सबसे फेमस या पॉपुलर रूलर जिनका नाम था चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य। तो आई होप कि इतनी चीजें आप लोग क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे फोर्थ टॉपिक के ऊपर, जो कि कौन होगा? यूची ट्राइब ऑफ चाइना, यानी चीन की यूची जनजाति, जिन्होंने किस पर हमले किए? पहले शकों के ऊपर। और उसका कारण था, उनके ऊपर हमले हुए थे किसके? हूणों के। हूण जो कहाँ की ट्राइब हुआ करती थी? मंगोलिया की। क्लियर? चलिए तो अब आगे चलते हैं। चलिएगा अब देखेंगे हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जो फॉरेन इन्वेजन है, उसमें जो फोर्थ इन्वेडर्स थे उनके बारे में। तो फोर्थ जो इन्वेडर्स थे, अगर हम उनकी बात करें तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, फोर्थ इन्वेडर्स जो हैं वो हैं यूची ट्राइब या यूची जनजाति फ्रॉम चाइना, चीन की यूची जनजाति। समझ गए ना? तो चौथे नंबर पे जो इन्वेजन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके बारे में? यूची जनजाति चीन की। और यूची जनजाति से ही बिलोंग करते हैं कुषाण। तो एक टॉपिक जो हमारा नया टॉपिक होने वाला है आफ्टर दिस इन्वेजन, वी आर डिस्कसिंग अबाउट कुषाण डायनेस्टी। कुषाण एक बहुत ही फेमस और काफ़ी पावरफुल डायनेस्टी रही जिसने भारत पे शासन किया और काफ़ी बड़ा एम्पायर उन्होंने क्या किया? बिल्ड किया। तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि यूची ट्राइब जो चाइना में कहाँ निवास करती थी और किस तरह से उन लोगों ने माइग्रेशन शुरू किया। सबसे पहली बात, चीन में या चीन के लिटरेचर में इस जनजाति को कहा जाता है यूजी। समझ गए? YUEZHI यूजी। और हमारे जो साहित्य है उसमें हम बोलते हैं यूची। क्लियर? यूची जनजाति। तो ये जो जनजाति थी ये चीन के नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम में निवास किया करती थी। क्लियर? चाइना के नॉर्थ वेस्ट रीजन में इस जनजाति का मूल स्थान था। इनके ऊपर इन्वेजन्स किए गए, इनके ऊपर आक्रमण किए गए। किसके द्वारा? तो मंगोलिया में रहने वाली एक अत्यंत बर्बर जनजाति जिसका नाम था हूण। तो हूणों के आक्रमण के कारण इन्हें अपने मूल स्थान से जाना पड़ा और लगभग 176 BC 176 BC में ये लोग कहाँ पहुँचे? सेंट्रल एशिया पहुँचे। कहाँ पहुँचे? सेंट्रल एशिया। और सेंट्रल एशिया में निवास करने वाली जो शक जनजाति थी उन्हें वहाँ से क्या किया? वहाँ से उन्हें भगाया, उन्हें अपने स्थान से खदेड़ा। तो यहाँ से फिर 176 BC में ये लोग पहुँचे कहाँ? बैक्ट्रिया वाले क्षेत्र में, जो इंडो ग्रीक डायनेस्टी कहलाती बैक्ट्रिया, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। इंडो ग्रीक्स में, या उन्हें हम बैक्ट्रियंस भी बोलते हैं। तो बैक्ट्रिया के ऊपर हमला किया, बैक्ट्रिया के ऊपर अटैक किया और उसके बाद फिर धीरे धीरे ये लोग जो हैं कहाँ पहुँचे हैं? इंडिया में पहुँचे। इंडिया में लगभग 30 BC के अराउंड यूची ट्राइब या कुषाण जो एम्पायर था उसका धीरे धीरे क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ या उसका जो है बिल्डेशन शुरू हुआ। समझ गए? तो कुषाण डायनेस्टी का लगभग भारत में जो आगमन हुआ वो 30 BC के लगभग हुआ। तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। देखिए सारा जो रूट है वो क्लियर होना चाहिए कि चीन से इस तरह से इन लोगों का माइग्रेशन हुआ, किस किस टाइम पीरियड पर कहाँ कहाँ तक पहुँचे वो हमने डिस्कस किया। बाकी इस मैप में जो आप लोगों को कोई नहीं समझने वाली अगर कोई चीज़ हो तो कुछ भी नहीं होगी। जैसे पार्थियंस का यहाँ पर एम्पायर चलता था, बैक्ट्रियंस का इस पूरे रीजन में चलता था, यहाँ पे सेल्यूसिड एम्पायर चला करता था। क्लियर? ये सीरिया है, ये सऊदी अरब है। बाकी यहाँ पे अरब सागर आता है, यहाँ पे लाल सागर या रेड सी आता है। समझ गए ना? ये पूरा जो रीजन है ये एशिया का पूर्वी पार्ट है। यहाँ पे इंडोनेशिया वाला जो पार्ट है वो है, बाकी ये पूरा चाइना है। समझ गए? यहाँ पे थाईलैंड वगैरह वगैरह जो कंट्रीज हैं वो आती है। ये सब हम जियोग्राफी में डीप में डिस्कस करेंगे।
तो फिलहाल आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस तरह से माइग्रेशन किया था किसने, यूजी ने, और वो लोग आए थे इंडिया में। और इंडिया में आने से पहले सेंट्रल एशिया में उनका 5 ब्रांचों में डिवीजन हो गया था, और उन 5 ब्रांचों में से ही एक ब्रांच कौन सी थी, कुषाण। कुषाण जिन्होंने भारत में आकर एक बड़ा एम्पायर बिल्ड किया, एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, समझ गए। तो बेसिकली अब हमने यूजी के बारे में सिर्फ इतना ही डिस्कस करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, बस इतना समझ लें कि चीन की एक जनजाति हुआ करती थी जिसने भारत में आक्रमण किए और भारत में साम्राज्य स्थापित किया। तो इन चारों में कौन कौन से चारों, इंडो ग्रीक्स, पार्थियंस और शक, और चौथे हो गए यूची। इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण जो थे वो कौन थे, कुषाण थे, जो कि यूची से संबंधित थे। क्लियर। तो बेसिकली अब हम ध्यान देंगे, अब हम फोकस करेंगे, अब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कुषाण एम्पायर या कुषाण साम्राज्य, जो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर भी होगा, लेक्चर 6 के बाद लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुषाण डायनेस्टी।